दोस्तों, द बोरिंग कंपनी, वैसे तो बोरिंग इंग्लिश शब्द है और उसका मतलब होता है बोर हो जाना, उबल थकाऊ। जो अनुभव होता है उसको बोर होना कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की मोमेंट से बना हुआ शब्द है और वो सब कुछ मैं इस आई बुक में समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा जानते हैं कि ये कैसे हुआ, द बोरिंग कंपनी की शुरुआत और आज तक कैसे काम हुआ। तो एक अमीर एंटरप्रेन्योर एक बार ट्रैफिक में फंस जाता है। वो आदमी बिल्कुल एक अधीर मिजाज का था। तो उसको अपनी कार में इस ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए एक विचार आया और यहां से द बोरिंग कंपनी की शुरुआत हुई। इस विचार से, इस ट्रैफिक में फंसने के बाद उसको विचार आया और उसके बाद इस कंपनी की शुरुआत हुई। तो द बोरिंग कंपनी, धरती के नीचे रिवॉल्यूशन की शुरुआत। मैं पहले इंट्रोडक्शन करता हूँ डिजिटल बुक की, द बोरिंग कंपनी की। तो एलन मस्क यही आदमी था जिसके दिमाग में ये विचार आया था। तो उन्होंने 2016 में इस कंपनी की स्थापना की, फाउंड की कंपनी को। द बोरिंग कंपनी ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने के लिए एक टनल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विकसित करती है, डेवलप करती है। हाइपरलूप और लूप सिस्टम के जरिए ये शहरों को तेज, सस्ता और इको फ्रेंडली परिवहन प्रदान करती है। कंपनी ने प्रूफ ऑफ जैसी इनोवेटिव मशीनों से टनल खोदने की जो लागत आती थी, समय लग जाता था, उसको कम कर दिया। यही इनोवेशन है द बोरिंग कंपनी का। अब लास वेगास कन्वेंशन सेंटर लूप, लास वेगास अमेरिका का एक शहर है जिसकी नाइट लाइफ मशहूर है दोस्तों। इसकी पहली बड़ी सफलता थी लास वेगास कन्वेंशन सेंटर लूप, जो उन्होंने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर। ये उनकी बड़ी अचीवमेंट है अब तक की, 2025 तक की, जिस दिन में ये डिजिटल बुक अपलोड कर रहा हूं। तो कंपनी ने नॉट ए बोरिंग प्रतियोगिता, एक प्रकार का उत्सव होता है, नॉट अ बोरिंग नाम का फेस्टिवल होता है। तो उसके जरिए इनोवेशन को बढ़ावा दिया। 2025 तक वैश्विक पूरी दुनिया में एक्सपेंशन के साथ ये भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन को फिर से बदल रही है, नए सिरे से बदल रही है। तो दोस्तों, पहला चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैफिक का दर्द और उसे सॉल्व करने का एक विजन, एक सपना, एक दृष्टिकोण, एक विचार और उसके पीछे भागना, यहां से होती है द बोरिंग कंपनी। ट्रैफिक के कारण इलोन मस्क ट्रैफिक में फंस गए और उसमें मैं पूरा का पूरा प्रसंग वो बताऊंगा आपको। तो पहला चैप्टर अब शुरू करते हैं दोस्तों। 12 चैप्टर की ये बुक है और पीछे मैंने उपसंहार यानी कंक्लूजन भी लिखा है। तो लॉस एंजलिस अमेरिका का शहर, उसकी सड़कें उस वक्त अंतहीन जाल थी, बिल्कुल जाल जैसी थी। सूरज की बिल्कुल गर्मी में चमकती कारों की कतारें, हॉर्न की कर्कश आवाजें, डामर से उठती गर्मी शहर को एक विशाल भट्टी में तब्दील कर देती थी। ये बिल्कुल परिदृश्य, ये दृश्य था। और वहां से रिवोल्यूशनरी आइडिया आता है एक आदमी को। तो दिसंबर 2016 की एक ऐसी ही दोपहर थी, ठीक ऐसा ही दृश्य था जब एलन मस्क अपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार में फंसे थे, ट्रैफिक की इस कैद में, इस गुलामी में। उनके दिमाग में हमेशा की तरह उस समय भी विचारों का तूफान मच रहा था। वही दिमाग था, ये वो आदमी था, ये वही दिमाग था जिसने अंतरिक्ष को छुआ था, बिजली से गाड़ियां चलाई। और ये दिमाग अब इस धीमे उद्योग और रेगते यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन को चुनौती, चैलेंज दे रहा था। एलन मस्क का दोहरे जवाब दे चुका था दोस्तों। उनकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर छिड़क रही थी, जैसे किसी बड़े विचार को टटोल रही हो। फिर एकाएक उन्होंने अपने फोन को उठाया और ट्वीट किया, ट्रैफिक मुझे पागल कर रहा है। मैं एक टनल बोरिंग मशीन बनाऊंगा और बस खोदना शुरू कर दूंगा। ये कोई मजाक नहीं था दोस्तों, ये उस व्यक्ति की जबान थी जिसने असंभव को संभव बार बार बनाया था। कुछ मिनटों बाद एक और ट्वीट आया। उसने ट्वीट में लिखा, इसे द बोरिंग कंपनी कहेंगे, मैं वाकई में ऐसे करना जा रहा हूं। ऐसा एक दूसरा ट्वीट आया। बोरिंग ये शब्द उनके हास्य को दर्शाता था।
क्योंकि ट्रैफिक में फंसा है आदमी, तो बोर तो हो रहा होगा, थक ज्यादा होगा, बोर हो रहा होगा, मतलब वो क्या कहते हैं, बोर हो रहा होगा, और उसमें से बोरिंग शब्द को निकला, और उसमें से कंपनी का नाम भी द बोरिंग कंपनी रखा। और बोरिंग शब्द का उपयोग बोरिंग मतलब खुदाई करने के लिए भी कहा किया जाता है उस शब्द। तो ये एक प्रकार का हास्यास्पद शब्द प्रयोग किया गया, क्योंकि वाकई में एलन मस्क बोर हो रहे थे उस ट्रैफिक में। तो टनल खोदना जो दुनिया के लिए उबाऊ और पुराना था, लेकिन एलन मस्क के लिए एक क्रांति का तरीका था। ये सड़कों की इस टू डायमेंशन जो यानी टू डायमेंशन, जैसे क्या होता है 3D 2D 1D, ये डायमेंशन होती है, आयाम। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम। तो टू डायमेंशन जकड़न से मुक्ति चाहते थे सड़कें, शहर, सब कुछ। शहर जो ऊंची इमारतें घनी आबादी के साथ 3D हो चुके थे, अब तक इतना डेवलपमेंट हो चुका था दुनिया में, जहां जहां पर हुआ है वहां पर शहर अब तक पुराने जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म था उसे बंधे हुए थे। कोई नया आइडिया नहीं था किसी को, बस ऊपर रोड बना रहे हैं, ऊपर इमारतें बना रहे हैं, ऊपर घर बना रहे हैं, लेकिन किसी ने भीतर धरती के नीचे किसी ने नहीं सोचा, इसी आदमी ने सोचा। यही तो होता है ना, थिंक डिफरेंट। तो एलन मस्क ने देखा कि सॉल्यूशन धरती के सतह पर नहीं बल्कि धरती के नीचे है। टनल जो शांत, तेज और अनदेखा हिडन ट्रांसपोर्टेशन शहरों को फिर से नया रूप दे सकते थे। उस रात ऑथोर्न एक जगह है अमेरिका की, वहां पर स्पेस एक्स के हेडक्वार्टर में एलन मस्क अपनी कुर्सी के पर पीछे झुके, ऐसे आंखों में एक चमक थी उनकी। सामने दीवार पर मंगल ग्रह के नक्शे और रॉकेट के ब्लूप्रिंट टंगे थे, लेकिन उनका दिमाग अब धरती की गहराइयों में गोता लगा रहा था। उन्होंने अपने भरोसेमंद सहयोगी स्टीव डेविस नाम के व्यक्ति उनको बुलाया। स्टीव, जिन्हें स्पेस एक्स में थॉमस फुलरी नाम का जो बार आता है ना, चाय बाय कैंटीन होता है, वो थॉमस फुलरी नाम का बार खोलने के लिए और बिटकॉइन को स्वीकार करने के जैसे अनोखे कारनामे के लिए जाना जाता था। वो एलन मस्क के इस नए सपने को समझ गया। एलन मस्क ने कहा, हम टनल खोदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं जैसे पहले होता था। हम इसे फास्ट, सस्ता और बेहतर बनाएंगे, उन्होंने कहा एलन मस्क ने स्टीव डेविस से। तो महामहिम एलन मस्क की इस जबान पर स्टीव डेविस ने भी सिर हिलाया। यह सब उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये वही साहस था जिसने स्पेस एक्स को जन्म दिया था। एक विचार, एक चैलेंज और उसे हकीकत में बदलने की जिद, यानी दृढ़ता, अपने काम में डटे रहना, यही तो दृढ़ता होती है। दृढ़ता पर भी किसी दिन एक डिजिटल बुक लेकर आऊंगा। अगले दिन स्पेस एक्स के कैंपस में एक छोटा सा कोना, एक छोटी सी जगह इस नए सपने के लिए चुनी गई। वहां एक साधारण गड्ढा खोदा गया, 50 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा। ये कोई भव्य यानी कोई ग्रैंड सेरेमनी में हुई शुरुआत नहीं थी, लेकिन ये एक प्रयोग था जो धरती की छाती में किया गया। ये प्रयोग एलन मस्क ने इसे देखा और सोचा, ये सिर्फ एक धरती में एक छोटा सा छेद नहीं है, बल्कि ये भविष्य की शुरुआत है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फ्यूचर। इंग्लिश मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर भी सीखता हूँ। देखो, मेरे भीतर विद्यार्थी जीवित रहता है हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अब नहीं सीखना चाहिए, ये ट्राई तो करना जरूर। लॉस एंजलिस की सड़कों पर जहां हर दिन लाखों लोग ट्रैफिक में खोए रहते थे, दूसरी तरफ एक रिवॉल्यूशन की नींव पड़ी थी। यहाँ पर द बोरिंग कंपनी का जन्म हो चुका था दोस्तों, फाउंड हो चुकी थी कंपनी। नॉट बोरिंग बल्कि बोल्ड, विजनरी और दुनिया को बदलने की ताकत से भरा हुआ ये फाउंडेशन था। ये प्रयोग केवल टनल का नहीं था, ये थी मानवता की उस जिद की जो बाधाओं को तोड़कर नए रास्ते बनाती थी। अब दोस्तों दूसरा चैप्टर, जिसमें जानते हैं स्पेस एक्स के अधीन द बोरिंग कंपनी की, यानी स्पेस एक्स की छत्र छाया में द बोरिंग कंपनी का पनपी कैसे, उसका जन्म कैसे हुआ, वो जानते हैं दूसरे चैप्टर में। तो दोस्तों कैलिफोर्निया के हॉथोर्न में स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर सपनों का कारखाना था।
विशाल हैंगरों में रॉकेट्स बनाए जाते थे। दीवारों पर मंगल ग्रह के नक्शे चमकते थे और हवा में बिल्कुल इनोवेशन का एनवायरनमेंट वहां पर था स्पेस एक्स के हेडक्वार्टर में। 2016 के अंत में मतलब बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति के पद से निवृत्त हुए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए। इसी अंतराल में तो इस हलचल भरे परिसर में कैंपस में एक छोटे से कोने में एक नया सपना आकार ले रहा था। ये न तो रॉकेट था न स्पेसक्राफ्ट, बल्कि ये धरती की गहराइयों में गोता लगाने की शुरुआत थी। द बोरिंग कंपनी अभी केवल एक विचार था, अब अपने पहले कदम उठा रही थी। जैसे कोई नवजात सितारा जो तारों भरे आकाश में अनगिनत तारे हैं, उस तारों के बीच अपनी जगह तलाशता हो, उसी तरह द बोरिंग कंपनी भी अपनी शुरुआत कर रही थी। एलन मस्क ने इस मिशन का, अब तक तो ये आइडिया था, एक प्रयोग हुआ था, अब आगे बहुत बड़ा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इनको बदलना था। विजन इतना बड़ा था और यहाँ से शुरुआत होती है इस छोटे से प्रयोग से। तो एलन मस्क ने इस मिशन का नेतृत्व, लीडरशिप अपने भरोसेमंद सहयोगी साथी दोस्त स्टीव डेविस को सौंपा, जिन्होंने वो फुलरी नाम का बार खोला था। वही तो स्टीव डेविस फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाले आदमी थे, उनके पास ये डिग्री थी और स्पेस एक्स में अपने अनोखे कारनामों के लिए मशहूर थे, ये मैंने आगे बताए। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस एक्स के कैफेटेरिया, जो कैफे होता है, उसमें थॉमस फुलरी नाम का बार खोला था। चाय नाश्ता वास्ता सब कुछ मिलता है, मैंने तो कहाँ देखा, लेकिन वहां पर खोला था। आप गूगल करना या यूट्यूब करना, मिल जाएगा वीडियो। थॉमस फुलरी का बार स्पेस एक्स हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में, जहां कर्मचारी रात में बियर के गिलासों के बीच रॉकेट डिजाइन पर चर्चा करते थे, इनोवेशन पर चर्चा करते थे। तो वो ये जो थॉमस फुलरी बार खोलने वाला डेविस था, स्टीव डेविस, वो बिटकॉइन को स्वीकार करने वाले पहले इंजीनियरों में से एक था। ये फैक्ट है दोस्तों, और स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम में ये काम आएगा। जब बिटकॉइन अभी एक डिजिटल क्यूरियोसिटी मात्र था, उस बिटकॉइन पर भी एक डिजिटल बुक लेकर आऊंगा। जब में कोई बुक होती है तो वो सारा का सारा उसमें डिटेल में बिल्कुल प्रस्तुत होता है, वीडियो फॉर्मेट में, जो डिजिटल बुक होती है मेरी उसमें। इसलिए बिटकॉइन क्या है, आपकी सारी की सारी जिज्ञासाएं वहां पर खत्म हो जाती है जब मैं बुक लेकर आता हूँ तब। शायद ही कोई मुद्दा छूट जाए दोस्तों। तो जब बिटकॉइन अभी डिजिटल बिल्कुल क्यूरियोसिटी था, एक सपना था, उस माहौल में उन्होंने स्वीकार किया था बिटकॉइन को। एलन मस्क को स्टीव पर भरोसा था, क्योंकि दोस्तों डेविस एक ऐसा व्यक्ति था जो असंभव को हंसी मजाक में तब्दील कर देता था। जो सीरियस चीज होती है, बिल्कुल उबल चीज होगी, यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही, तो उसको मजाक में तब्दील कर देने वाला स्टीव डेविस था, उनका दोस्त एलन मस्क था। एलन मस्क ने एक बार कहा, हमें टनल चाहिए स्टीव, हमें टनल चाहिए। उनकी आंखों में वही चमक थी जो तब झलकती थी जब वो मंगल ग्रह पर कॉलोनी या इलेक्ट्रिक कारों की बातें करते थे। ये दोस्तों जीनियस ऐसे ही होते हैं। तो एलन मस्क ने आगे कहा, लेकिन पुराने तरीके से नहीं चलेंगे हमारे पास, हमें इसे फास्ट करना होगा। टनल खोदने की प्रक्रिया को सस्ती भी करनी होगी और ऐसा करना होगा जिसे किसी ने दूसरे ने नहीं किया हो, ऐसा करना है। यानी अब तक किसी ने न किया हो, ये करना है, यानी हमें नया करना है। तो स्टीव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। वो तो बिल्कुल उनका दोस्त था, लंगोटिया दोस्त एलन मस्क का, तो बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में वो बातें करते होंगे। हमें तो एलन मस्क को मिलना है तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। दुनिया का बिल्कुल जीनियस आदमी है एलन मस्क, इसीलिए तो मैंने कितनी कंपनी, शायद मैंने कितनी बुक लिखी है, बनाई है, डिजिटल बुक कितनी बनाई है उनकी कंपनी पर। जितनी भी अब तक मैंने कंपनी पर डिजिटल बुक बनाई है वो सारी की सारी एलन मस्क की कंपनी पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्पेसएक्स हो, टेस्ला हो, Zip2 हो, कई प्रकार की। जो चलो ट्विटर को भी खरीद लिया उन्होंने और दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे अब तक आजकल के कालखंड में। तो उसके मुंह पर तो मुस्कान उभरी स्टीव डेविस की। ये वही सामूहिक साहस था, सामूहिक, जिसने स्पेसएक्स को जन्म दिया था। एक विचार और एक चैलेंज था स्पेसएक्स। उस वक्त इस डिजिटल बुक में आप देख लेना, मैंने सारी की सारी बात की है स्पेसएक्स कैसे बना।
वो अब दोहराना नहीं चाहूंगा मैं। तो एक विचार चुनौती को हकीकत में बदलने की जिद, यानी स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के कैंपस में एक छोटा सा कोना इस नए सपने के लिए चुना गया, जो मैंने आगे बताया वही। कैंपस के एक कोने में मशीनों की गड़गड़ाहट और इंजीनियरों की हलचल के बीच एक साधारण गड्ढा खोदा जाता है, 50 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा। ये कोई ग्रैंड बिगिनिंग नहीं थी। ये गड्ढा जो एक सप्ताह में तैयार हो गया, धूल और पसीने से बनाया गया, वो तो सब पता है। गड्ढा खोदना है तो धूल और पसीना तो बहाना ही है। मैं भी दोस्तों ये नॉलेज माइनिंग करता हूँ, तो मैं भी पसीना बहा, मेरे कई वीडियोस हुए जिसमें मैंने भी पसीना बहाया है, बैठे बैठे भी, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसी एयर कंडीशनिंग ऑफिस की चलो छोड़ो। लेकिन एलन मस्क और स्टीव के लिए ये सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं था। उस कोने में जो गड्ढा खोदा गया था वो मिट्टी का ढेर नहीं था एलन मस्क और स्टीव डेविस के लिए, बल्कि उनके लिए तो ये एक रिवॉल्यूशन का पहला निशान था। एलन मस्क ने कहा, धूल भरे गड्ढे को देखते हुए उन्होंने कहा, एलन मस्क ने, ये गड्ढा हमारी पहली विक्ट्री है। ये छोटा सा प्रयोग द बोरिंग कंपनी की फाउंडेशन बना। द बोरिंग कंपनी शायद आने वाले समय में अगर पूरे ट्रांसपोर्टेशन को बदल देती है, अंडरग्राउंड कर देती है, तो शायद आप याद रखना कि द बोरिंग कंपनी की शुरुआत एक छोटे से कोने में गड्ढा खोदने से शुरू हुई थी, स्पेस एक्स के कैंपस में। तो स्टीव डेविस ने एक छोटी सी टीम इकट्ठी की इंजीनियरों की, जो रात रात जागकर पुरानी टनल बोरिंग मशीनों, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है TBM, इसकी कमियों को समझ रहे थे। इसमें कमियां क्या है, बिल्कुल धीमी थी, इसलिए उसे एडवांस उन्नत बनाना चाहते थे। तो ये मशीनें धीमी थी, महंगी थी और शहरों को जटिल जरूरतों के लिए अनुपयुक्त थी, दुरुपयोगी थी, बिल्कुल काम की नहीं थी, आउटडेटेड थी, समय के लिहाज से अच्छी नहीं थी। तो स्टीव ने अपनी टीम से कहा, सबसे पहले हमें इसमें कुछ नया सुधार चाहिए, रिफॉर्म करना होगा इस मशीन में। ऐसी मशीन जो न केवल खोले बल्कि सोच भी सके, उसमें बुद्धि भी हो। आप सोचो कैसी बात बोल देते हैं। इस विचार ने प्रूफोक टीडीएम मशीन का बीज बोया। प्रूफोक टनल बोरिंग मशीन, जो कि बिल्कुल दुनिया के आज तक की वेरी फास्ट बोरिंग मशीन है, टनल खोदने वाली। इस मशीन की नींव यहां से रखी गई। वो जो पुरानी टनल बोरिंग मशीनें थी, उनको जांचा गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, उनकी कमियों को देखा गया, और उसके बाद इस प्रूफोक टीडीएम टनल बोरिंग मशीन की फाउंडेशन रखी गई। यानी कि हम प्रूफोक नाम की एक टीडीएम मशीन बनाएंगे, एक ऐसी मशीन जिसने बाद में टनल खोदने के तरीके को ही बदल दिया। स्पेस एक्स के कैंपस में द बोरिंग कंपनी ने अपने पहले कदम उठाए। ये कोई अलग इमारत या बड़ा ऑफिस नहीं था, ये एक विचार था, सिर्फ एक विचार, जो उसे ट्रैफिक में से आया था, जो एलन मस्क के दिमाग और स्टीव डेविस की मेहनत से पनप रहा था। ताकि विचार तो सबको आते हैं, एलन मस्क को भी आया था, लेकिन उनकी मेहनत के कारण अब तक उस विचार पर काम हो रहा था। दोस्तों, बाहर लॉस एंजलिस की सड़कें अभी भी यथावत, जैसा मैंने दृश्य कहा वही, धूप की गर्मी में डामर से उभरती, वो क्या कहते हैं, मृगजल नहीं, गर्मी उभरती है, वेव आती है, हीट वेव, वो पूरा का पूरा माहौल होता है और हॉर्न बजते हैं, ट्रैफिक की आवाज, बिल्कुल। तो लॉस एंजलिस की सड़कें अभी भी यथावत इस स्थिति में थी, ट्रैफिक की जकड़न में थी। लेकिन इस छोटे से विचार में एक नए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की फाउंडेशन पड़ रही थी। ये काम केवल एक विचार का नहीं था, एक विचार पर काम करने का नहीं था। ये विचार उस साहस का था जो धरती को चीरकर भविष्य के लिए रास्ते बनाना चाहता था। ये विचार इतना रिवोल्यूशनरी था दोस्तों। और अगर आप एक आइडिया, मेरा आइडिया है, उन्होंने पहले सोचा, अब मैं सोच रहा हूँ। दोस्तों, आप सोचो, सारी की सारी सड़कें धरती के नीचे होती, तो आप सोचो इस दुनिया में कोई मूवमेंट, सड़कों पर कोई कार आती जाती, उसका आवाज बवाल आता ही नहीं। ये धरती बिल्कुल शांत, काम लगती, जंगल जैसी, बिल्कुल शांत। और यही तो भविष्य है द बोरिंग कंपनी का शायद विजन ये भी हो सकता है। और अगर ये वीडियो तो यूट्यूब है यार, पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है, शायद
उस कंपनी तक पहुंच जाए ये आइडिया, उनको तो पता होगा कि हमें क्या करना है, मैं क्या उनको सिखाऊं। तो उनको पता, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों एक रिवोल्यूशनरी हो सकता है, लेकिन थोड़ी चैलेंजेस भी आएंगी, मैं बताऊंगा कौन कौन सी चैलेंजेस आएंगी। तो बस तीसरे चैप्टर में जानते हैं कि हाइपरलूप का विचार कैसे आया। हाइपरलूप क्या है आपको पता नहीं होगा शायद। हाइपरलूप एक ट्यूब होती है, उसमें एक ट्रेन होती है जिसमें उस कैबिन में कुर्सियां होती है और उसमें बैठना है, और वो जो बुलेट वो गन से छूटती है ना, उसी तरह लेकर छूटती है और ट्रांसपोर्ट कर देती है आपको, इतनी तेज इतनी फास्ट। उसको एक ट्यूब में रखा गया, एक वैक्यूम ट्यूब में, क्योंकि ताकि इतनी स्पीड से अगर कोई चीज चलती है तो आज यार घर्षण पैदा होता है। तो क्या कैसे घर्षण पैदा होता है? हवा का, जिसके कारण अग्नि लग जाती है, गर्म हो जाता है। तो लॉस एंजलिस की सड़कों के ऊपर हाइपरलूप का विचार कैसे आया? लॉस एंजलिस की सड़कों के ऊपर जहां ट्रैफिक की गूंज शहर को बिल्कुल पहले की तरह थाम लेती थी, एलन मस्क का दिमाग कहीं और भटक रहा था। 2013 की गर्मियों में उन्होंने एक विचार दुनिया के सामने रखा था, हाइपरलूप का। 2016 में इस कंपनी पर काम शुरू हुआ और 2013 में उन्होंने हाइपरलूप का एक आइडिया रखा था। ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थी हाइपरलूप, लेकिन कोई साधारण सिस्टम नहीं थी। ये एक ऐसी ट्यूब बनानी थी जिसमें लोग और सामान सब कुछ जो करना है, जो ट्रांसपोर्ट करना है वो 600 माइल पर आवर, माइल बोल रहा हूं, किलोमीटर नहीं, 600 माइल पर आवर की स्पीड से वैक्यूम के बीच बिना किसी रुकावट के यात्रा कर सके, ट्रैवल कर सके। इतनी स्पीड दोस्तों आप सोचो, यानी ये तो रॉकेट की गति से ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है और ट्रैफिक में फंसना नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ आने वाला नहीं है। तो एलन मस्क ने इसे एक पांचवा ट्रांसपोर्टेशन टूल कहा। जमीन में तो ट्रांसपोर्टेशन हम कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं, हवा में तो एरोप्लेन हो सकता है, रेल जो कि जमीन पर होती है, लेकिन ये ट्यूब में ट्रांसपोर्टेशन, यानी इसको पांचवा ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने कहा। ये थोड़ा अलग था, ये विचार इतना रिवोल्यूशनरी था कि ये साइंस फिक्शन की तरफ लगता था, लेकिन एलन मस्क के लिए ये भविष्य था। अगस्त महीने की सुबह, ध्यान से सुनना, अगस्त महीने की सुबह स्पेसएक्स के ऑफिस में एलन मस्क ने 57 पेज का एक दस्तावेज जारी किया, पब्लिश किया, जिसमें हाइपरलूप का पूरा ब्लूप्रिंट था, खाका था। लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक 380 माइल की दूरी उसको 35 मिनट में तय करना है। ये उन्होंने पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट लिखकर पब्लिश किया। ये उस दस्तावेज में अच्छे से सब कुछ लिखा था कि लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया की मैं बात कर रहा, वहां तक लॉस एंजलिस से 380 माइल की दूरी है वहां की, उसको सिर्फ 35 मिनट में तय करना है। ये पूरा का पूरा उन्होंने लिखा हुआ था उस दस्तावेज में। उन्होंने इस आइडिया को ओपन सोर्स किया। ओपन सोर्स मतलब इसको, ये मेरा आइडिया है, उन्होंने कहा, इस दस्तावेज में डिक्लेयर किया उन्होंने कि ये मेरा आइडिया है, आप चाहो तो इसे आजमा सकते हो। कोई सरकार हो, कोई कंपनी हो, कोई भी सरकार इसे अपना सकती है, इस हाइपरलूप को। अब दुनिया को न्योता दिया उन्होंने, आमंत्रण दिया, कोई सरकार या कंपनी इसे आजमाए। लेकिन सालों बीत गए दोस्तों, कोई भी इस साहस को पूरी तरह से नहीं उठा सका। दुनिया में कई यूनिवर्सिटीज थे, उन्होंने प्रोटोटाइप बनाए, स्टार्टअप ने कोशिशें की, मगर एलन मस्क का हाइपरलूप एक कागज का सपना रहा। लंबी अपेक्षा के बाद 2016 तक एलन मस्क की बेचैनी बढ़ चुकी थी। क्या यार कोई नहीं कर रहा है, अब मुझे करना है। हमारे मोदी जी की तरह जीएसटी का सबने विरोध किया, लेकिन उनको लगा कि ये सही है, मैं करूंगा। सबने विरोध किया, फिर भी जीएसटी लाया। इसलिए इसी तरह किसी ने नहीं किया, अब मैं करूंगा। उनका ये मिजाज होता है दोस्तों। तो लंबी अपेक्षा के बाद 2016 तक एलन मस्क की बेचैनी बिल्कुल बढ़ चुकी थी। ट्रैफिक की जकड़न ने उन्हें फिर से हाइपरलूप के बारे में सोचने पर मजबूर किया, और अब वो इंतजार नहीं करना चाहते। अब फटाफट काम ही शुरू करना होगा, शायद कल को मर जाए। स्टीव जॉब्स ने कहा था ना कि हर दिन की शुरुआत कैसे करनी है पता है, कि क्या होगा अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं आज क्या करता। इसी मिजाज के साथ दोस्तों जीना।
तो द बोरिंग कंपनी का जन्म इसी अधूरे सपने से शुरू हुआ। अगर कोई और इसे नहीं करेगा तो हम करेंगे, एलन मस्क ने स्टीव डेविस को दृढ़ता से कहा। हाइपरलूप अब केवल एक वैक्यूम ट्यूब नहीं था, ये टनल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन का एक साहस बड़ा विजन था जो शहरों को फिर से खूबसूरत बना सकता था। एलन मस्क का लॉजिक बिल्कुल सिंपल लेकिन गहरा था। शहर अब 2 डायमेंशन में ही रहेंगे क्योंकि गगनचुंबी इमारतें, घनी आबादी और बढ़ता ट्रैफिक सड़कें जो है उनके पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रहे थे। अब मुंबई धारावी वाले सेक्टर वो देखे होंगे आपने, शायद झोपड़पट्टी, वो सब कुछ कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब शहरों के लिए नए विचारों की, नए इनोवेशन की जरूरत है। और ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, जिस जिस फील्ड में इनोवेशन लाने की जरूरत है, दोस्तों, जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कोई सिविल इंजीनियर है तो वो भी अपना कोई शहर के लिए मॉडल रख सकता है। जैसे ये हाइपरलूप उन्होंने रखा, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। इसी तरह द बोरिंग कंपनी ने टनल खोदकर धरती के नीचे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा का पूरा रोड का नेटवर्क बनाने का मॉडल रखा। ये इनोवेशन है ना। तो आप भी अगर सिविल इंजीनियर है तो आप भी इनोवेशन कर सकते हो। दोस्तों, जरूरत है दुनिया को अच्छे विचारों की जरूरत है। तो इस तरह हमें 3 डायमेंशन सोचना होगा, उन्होंने कहा एलन मस्क ने अपनी टीम से, कि हमें 3D में सोचना होगा। अब अगर सड़कें ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर तो यार कितनी जा सकती है ऊपर सड़कें कितनी जा सकती है, इमारत की भी लिमिट होती है। ये तो सड़कें शायद गिर जाए तो उन्होंने, अगर सड़कें ऊपर नहीं जा सकती तो हमें नीचे जाना होगा। टनल बनाएंगे जो शांत, अदृश्य, दिखेगी भी नहीं। मेरे घर के नीचे टनल है, मुझे पता भी नहीं कैसा लगेगा। और असीमित यानी अनलिमिटेड होंगी, शहरों को सांस लेने का मौका दे सकते हैं। ये विजन बिल्कुल रिवोल्यूशनरी था दोस्तों। हाइपरलूप पूरे इस विजन का सबसे नया विचार था। हाइपरलूप जो विचार था, जो 2013 में एलन मस्क ने पब्लिश किया था डॉक्यूमेंट, वो इस विजन का सबसे नया विचार था। लेकिन दोस्तों, द बोरिंग कंपनी का लक्ष्य, टारगेट उससे भी बड़ा था। हमें शहर को ट्रैफिक से मुक्ति की जिम्मेवारी लेनी होगी। हमें इस तरह हर इंजीनियर, हर सेक्टर के लोगों को जिम्मेवारी लेनी होगी। हमारे देश में भी बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, इनोवेशन की बहुत जरूरत है। हमें मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनना है, हमें इनोवेशन हब बनना है हमारे देश को। क्योंकि जहां नया होता है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग तो 3rd क्लास कंट्री करती है, इनोवेशन 1st क्लास कंट्री करती है। इस तरह इनोवेशन को सब कुछ दोस्तों करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग भी जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत ये देश आशा करते हैं कि किसी पर निर्भर न रहे। तो दोस्तों, हर शहर को ट्रैफिक से मुक्ति देने की जिम्मेवारी लेनी इस कंपनी को। तो स्पेस एक्स के उस छोटे से कोने में जहां पहला गड्ढा खोदा गया था, इंजीनियर की एक छोटी सी टीम, एक सेना, अब इस सपने को हकीकत में बनाने में जुट गई। स्टीव डेविस ने पुरानी टनल बोरिंग मशीनें, जिसको TBM शॉर्ट में कहा जाता है, उसकी कमियों को समझा, ऑब्जर्वेशन किया कि इसमें कमियां क्या है। ये मशीनें घोंघे से भी धीमी थी। 1 मील टनल खोदनी होने, 1 माइल टनल खोदनी 1 महीना लग जाता था। और लागत तो बात ही छोड़ दो दोस्तों, ये जो पुरानी आउटडेटेड टनल मशीनें थी, लेकिन प्रूफोक जो बोरिंग कंपनी ने बनाया, तो उन्होंने कहा हमें कुछ ऐसी मशीन बनानी चाहिए जो हाइपरलूप की गति से, यानी हाइपरलूप की मैंने गति आपको स्पीड उसकी दिखाई, 600 माइल पर आवर की स्पीड, उस स्पीड से खुदाई कर सके। क्योंकि इतनी जरूरी काम करने की भी जरूरत है, काम में स्केलेबिलिटी, स्केल की भी जरूरत है और स्पीड की भी जरूरत है। तो स्टीव ने अपनी टीम से कहा हमें ऐसी मशीन बनानी चाहिए जो हाइपरलूप की गति से खुदाई कर सके, टनल खोद सके। ये विचार प्रूफोक मशीन की फाउंडेशन बना। एक ऐसी मशीन जो न केवल खोदती थी बल्कि टनल को एक साथ मजबूत भी कर लेती थी, और एक ही मशीन में सब कुछ, ऑलराउंडर थी। उस मशीन के बारे में भी थोड़ा आगे चर्चा करेंगे हम इस बुक में। तो हाइपरलूप का विचार अब द बोरिंग कंपनी की रीढ़ बन चुका था। ये केवल तेज यात्रा यानी फास्ट ट्रैवल का सवाल नहीं था, ये मानवता को समय और स्थान की गुलामी से मुक्त करने का मिशन था। समय बर्बाद होता था लोगों का ट्रैफिक में, और एक ही जगह पर
खड़े होकर आदमी थक जाता था, बिल्कुल पक जाता था ट्रैफिक में। जब फंसता है उसको पता होता है पूरी पराई जाने कौन। तो एलन मस्क ने उस छोटे से गड्ढे को देखा जो अब धूल और मेहनत से भरा था, और सोचा कि ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि ये साहस की पहली ईंट है। अगर ईंट पर ईंट धरो तो महल खड़ा हो जाएगा, इसी तरह एक ईंट है, उन्होंने सोचा। बाहर लॉस एंजलिस की सड़कें अभी भी यथावत जाम थी, वही दृश्य था। लेकिन स्पेस एक्स के कैंपस के छोटे छोटे से कोने में एक रिवोल्यूशन का बीज बोया जा रहा था, एक ऐसा बीज जो धरती को चीरकर नए रास्ते बनाने का उनका विजन था। अब चौथे चैप्टर में जानते हैं प्रूफ ऑफ मशीन की मजेदार बातें। प्रूफ ऑफ मशीन जो आउटडेटेड पुरानी मशीनें थी, तो मैंने कहा ना 1 माइल टनल बनाने के लिए 1 महीना लगता था, लेकिन प्रूफ ऑफ बिल्कुल वेरी फास्ट थी मशीन। वॉथोर्न के स्पेस एक्स कैंपस में, वॉथोर्न जगह जो है अमेरिका में, उसका जो स्पेस एक्स का जो परिसर है, कैंपस है, वहां पर जहां रॉकेट्स की गूंज और इंजीनियरों की हलचल दिन रात चलती रहती है, एक नया काम शुरू हो रहा था। स्टार्टिंग हो चुका था, बिगिनिंग हो रही थी। ये न तो रॉकेट का इंजन बन रहा था, न ही मशीनों की खटपट, बल्कि ये था प्रूफ ऑफ मशीन का निर्माण, प्रूफ ऑफ टनल बोरिंग मशीन का निर्माण कार्य चल रहा था। द बोरिंग कंपनी की रिवोल्यूशनरी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम धूल भरे कारखाने में तो बिल्कुल उड़ता रहते ही धूल धूल सब। कारखाने में क्या नहीं होता, फैक्ट्री में जहां स्टील और वायर का दृश्य सामान्य होता है। स्टीव डेविस और उनकी छोटी सी टीम एक ऐसी मशीन बना रही थी जो धरती की छाती को चीर कर, मुझे थोड़ा पाप जैसा, लेकिन दोस्तों इंसान ही, हम भी, मैं भी किसान हूँ, धरती को चीरता हूँ ट्रैक्टर से। तो धरती की छाती नहीं बोलेंगे, धरती को चीर कर भविष्य की सड़कें बनाएगी ये मशीन, प्रूफ ऑफ मशीन। पुरानी जो टीबीएम मशीनें होती थी, टनल बोरिंग मशीनें, वो बड़ी होती थी, धीमी होती थी, इतनी महंगी कि वे केवल विशाल सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ही उपयोगी थी। दोस्तों बड़े पेड़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की सुविधा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे गुजरात में शायद 2 ही मशीनें थी। अब सोचो, पहले कंप्यूटर थे लेकिन सरकारों के पास थे, अब हर आदमी, हर बच्चे के पास कंप्यूटर है। अब सोचो, ये है रिवॉल्यूशन। अब इसका मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो पुरानी टीबीएम मशीनें जो विशाल होती थी, धीमी थी, महंगी थी, केवल सरकारें ही अपने प्रोजेक्ट के लिए उपयोग करती थी। एलन मस्क ने इसे घोंघे से 14 गुना धीमा बताया था, और वो पूछ परछ नहीं कर रहे थे, वो कोई डिस्कशन नहीं कर रहे थे कि ये ऐसा है, ये वैसा, कंपेरिजन नहीं कर रहे थे, अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। 1 माइल टनल खोदने में महीने लगते थे और लागत करोड़ों डॉलर तक पहुंचती थी। दोस्तों, एलन मस्क ने अपनी टीम से कहा, हमें कुछ ऐसी टीबीएम मशीन बनानी चाहिए जो हाइपरलूप की तरह तेज हो। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनना, ये उस आदमी की जबान थी जो असंभव की ही बातें करता था, एलन मस्क। स्टीव डेविस ने इस आग्रह को स्वीकार किया, और वही प्रूफ ऑफ टीबीएम मशीन के विचार जिसने जन्म लिया। प्रूफ ऑफ कोई साधारण मशीन नहीं थी, इसका नाम चार्ल्स डिफेंस के किरदार से प्रेरित था। चार्ल्स डिफेंस कोई मूवी या कोई बुक होगी, मुझे पता नहीं है, मैंने कोई सर्च नहीं किया था गूगल, लेकिन दोस्तों चार्ल्स डिफेंस के किसी किरदार से प्रेरित थी। लेकिन इसका शरीर स्टील और रिफॉर्म से बना था, बिल्कुल सुधार करके नई इनोवेटिव मशीन बनाई थी उन्होंने। ये एक ऐसी मशीन थी जो एक साथ खोद सकती थी, टनल की दीवारों को प्री फास्ट कंक्रीट से मजबूत कर सकती थी, और मिट्टी को भी हटा सकती थी। इतना काम कर सकती थी दोस्तों, कितनी बिल्कुल वेरी फास्ट और पावरफुल मशीन। ये सब काम जो पहले अलग अलग मशीनों और महीनों की मेहनत से होता था, लेकिन प्रूफ ऑफ की डिजाइन छोटी थी, केवल 14 फीट चौड़ी। जो पारंपरिक जो पुराने टनल होते थे, मैक्सिमम टनल होते हैं, उससे आधी थी उसकी साइज। इसका मतलब था कि कम मिट्टी हटानी थी, कम लागत आनी है, तेजी से टनल का निर्माण करना है। रात रात जागकर इंजीनियरों ने प्रूफ ऑफ को तराशा, उस मशीन को बनाया। कारखाने में स्टील के टुकड़े रेलिंग की चिंगारियां उड़ाते थे, और ब्लूप्रिंट टेबल पर जमा हो रहे थे एक के बाद एक। स्टीव डेविस ने अपनी टीम से कहा, यह सिर्फ मशीन नहीं है, ये हमारा जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि टनल बनाना असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल। उनको जवाब दे। एलन मस्क ने इसे और स्पष्ट कर दिया,
कि हमें सालों में नहीं बल्कि हफ्तों में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे हम। मेगा मतलब बड़े बड़े, मानो कि भारत के अहमदाबाद से दिल्ली तक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, सालों में नहीं महीनों में, इतनी वेरी फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करेंगे हम। और दोस्तों यही तो प्रूफ ऑफ मशीन का टारगेट था। और एक दिन में 1 मील टनल खोदना, एक दिन में, पहले 1 मील 1 महीने में खुदाई होती थी, अब एक दिन में 1 माइल टनल खोदना, जो पारंपरिक जो पुराने मशीनों से 10 गुना तेज था ये काम। इस मशीन का जादू केवल इसकी स्पीड में नहीं था, ये बिल्कुल ऑटो पायलट थी। सोचो आप, ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी से लैस की गई थी, जिसका मतलब था कि कम इंसानी हस्तक्षेप और अधिक सटीकता के साथ। ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल थी, बिल्कुल इको फ्रेंडली थी, क्योंकि छोटी टनल कम ऊर्जा और संसाधन की डिमांड रखती है। और सबसे बढ़कर चीज तो ये सस्ती थी, लागत को 3 से 4 गुना कम कर देती थी। प्रूफोक ने टनल खोदने को एक कला में तब्दील कर दिया, जैसे कोई चित्रकार धरती की कैनवास पर नई रेखाएं खींच रहा हो। जब पहली प्रूफोक मशीन कारखाने से बाहर निकली तो वो स्टील की एक विशाल स्ट्रक्चर था, वो मशीन, जिसके सामने खड़े जो इंजीनियर थे उनकी टीम, उनके चेहरे गर्व से चमक रहे थे कि हमने बनाया है। एलन मस्क ने इसे देखा और उन्होंने होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। ऐसे उन्होंने कहा, ये हमारा हथियार है, ट्रैफिक के खिलाफ, समय के खिलाफ और शंका करने वालों के खिलाफ। ये हमारा हथियार है, ये मशीन। हॉथोर्न की धूल भरी जमीन पर जहां इस मशीन से पहला गड्ढा खोदा गया था, प्रूफोक ने अपने पहली गर्जना की शुरुआत की टनल खोदना शुरू किया। तो ये जो गर्जना हुई, तो ये दोस्तों केवल मशीन की आवाज नहीं थी, बल्कि ये एक रिवॉल्यूशन की इज्जत थी, क्रांति की इज्जत थी। क्रांति की दोस्तों इज्जत करना और होनी चाहिए। बाहर लॉस एंजलिस की सड़कें अभी भी जाम से यथावत थी, लेकिन इस कारखाने में प्रूफोक का जादू धरती को बदलने की रास्ता बना रहा था, एक नया काम कर रहा था। ये केवल टनल खोदने की बात नहीं थी, ये थी उस इंसानी संकल्प की जो पुरानी नियमों के तोड़कर नया इतिहास लिखती है। अब दोस्तों 5वां अध्याय शुरू करते हैं। हॉथोर्न में टनल का पहला प्रयोग सफल कैसे हुआ। तो हॉथोर्न की धूल भरी जमीन पर जहां स्पेसएक्स के रॉकेट निर्माण होते थे और आसमान को छूने की तैयारी करते थे, एक नई क्रांति धरती के नीचे हो रही थी। 2017 की शुरुआत में द बोरिंग कंपनी ने अपने पहले टनल की शुरुआत की। 1.14 माइल लंबा स्पेसएक्स के कैंपस से शुरू होकर हॉथोर्न की सड़कों के नीचे तक स्पेसएक्स के परिसर कैंपस से निकलकर। तो ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक प्रयोग था, एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कि क्या टनल वाकई में शहरों को ट्रैफिक की जकड़न से मुक्त कर सकते हैं। इसका जवाब खोजने की तलाश करने की एक प्रयास था। एलन मस्क और उनकी टीम इस जवाब को धरती में तराशने की तैयारी कर रहे थे। स्टीव डेविस, जिनके कंधों पर इस प्रोजेक्ट का चार्ज था, सुबह की पहली किरण के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। स्टीव डेविस, उनके सामने बड़ी प्रूफोक मशीन खड़ी थी जो धीरे धीरे मिट्टी को चीर रही थी। ये मशीन जिसे इंजीनियरों ने रात रात जागकर बनाया था, अब अपनी पहली परीक्षा दे रही थी, प्रयोग किया जा रहा था मशीन का। स्टीव ने अपनी टीम से कहा, स्टीव डेविस ने अपनी टीम से कहा, उस दिन उत्साह से कहा था उन्होंने, ये सिर्फ एक टनल नहीं है, ये हमारा पहला कदम है दुनिया को दिखाने का कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम क्या क्या कर सकते हैं। हॉथोर्न की वो टनल एक अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जिसकी लागत $10 मिलियन से कम थी। ये जो पुराने पारंपरिक टनल प्रोजेक्ट्स की तुलना में एक अलग प्रयास था, जो अक्सर सैकड़ों मिलियन डॉलर निगल लेती थी वो टनलें जो बनाई जाती थी सरकारों द्वारा। वही प्रूफोक की छोटी 14 फीट चौड़ी डिजाइन से लागत को कम किया गया उस मशीन की, और इसकी ऑटो पायलट सिस्टम ने समय को भी आधा कर दिया। उन्होंने बहुत रिफॉर्म किया मशीन के अंदर। तो दिसंबर 2018 तक टनल तैयार हुई, एक चिकनी कंक्रीट लाइन वाली नली जैसी, जो धरती के नीचे एक रहस्यमयी दुनिया की तरफ फैली थी, जिसमें गाड़ियां गोता लगा सकती थी, समंदर में जैसे मछली लगाती है उसी तरह।
दोस्तों पहली बार जब टेस्ला की मॉडल एक्स गाड़ी इस टनल में उतरी तो ये एक फिल्मी दृश्य था, साइंस फिल्म जैसा लग रहा था। गाड़ी को विशेष ट्रैकिंग व्हीकल के साथ फिट किया गया, जैसे कार वॉश में जहाँ जाती है ना, वहां नहाने के लिए उस तरह घुसती है उसके उस ट्रैकिंग व्हीकल के अंदर, वो ट्रैकिंग के अंदर रखा जाता है ताकि स्पीड, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो उसे ट्रैकिंग व्हीकल में रखा गया। तो टनल की दीवारें एलईडी लाइट से जगमगा रही थी और एलन मस्क जो इस दिन साइट पर मौजूद थे, वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इसे देखकर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, ये वैसा है जैसे हम भविष्य में ड्राइव कर रहे हो। गाड़ी 40 माइल पर आवर की स्पीड से दौड़ी और कुछ ही मिनटों में 1.14 माइल की दूरी तय कर ली। ये कोई हाइपरलूप की गति नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसी ही शुरुआत तो थी, एक ठोस स्पर्श करने योग्य शुरुआत। हॉथॉर्न टनल केवल एक इंजीनियरिंग अचीवमेंट नहीं थी, ये एक बयान थी, एक स्टेटमेंट थी, एक कहानी थी। एलन मस्क और उनकी टीम ने दिखाया कि टनल बनाना न तो धीमा होना चाहिए न महंगा होना चाहिए। ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट दुनिया के सामने एक नमूना था। शहरों को बिना तोड़े, बिना शोर मचाए ट्रांसपोर्टेशन को फिर से परिभाषित किया जा सकता है। स्थानीय लोग, जो लोकल लोग, जो रोज ट्रैफिक में घंटों खो देते हैं अपना समय, बहुत कीमती समय, इस टनल को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। एक राहगीर ने पूछा, जब वो साइट के बाहर खड़ा था, उसने पूछा भैया, अब अमेरिकन तो होते हैं ना, बिल्कुल बच्चे जैसे होते हैं, बूढ़े होते हैं ना, वो भी बच्चे जैसे ही हो, क्योंकि उनका उसको युवा कोई, दोस्तों युवा मन कोई परिस्थिति नहीं है, युवा एक मन स्थिति है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो उसने बेचारे ने पूछा अमेरिकन ने, क्या ये वाकई में काम करेगा? तो स्टीव ने जवाब दिया, ये पहले से काम कर रहा है, करेगा ऐसा पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से काम ही कर रहा है। बावजूद ये टनल छोटी थी, इसने द बोरिंग कंपनी को वाकई में साबित भी किया। जर्नलिस्ट, इंजीनियर और इन्वेस्टर सब एलन मस्क के इस नए सपने को गंभीरता से लेने लगे। तब हॉथॉर्न की इस छोटी सी विक्ट्री ने बड़े शहरों के लिए दरवाजे खोल दिए, संभावनाएं खोल दी, जैसे कि लास वेगास, मियामी, शिकागो। लेकिन सबसे बढ़कर इसने एलन मस्क और उनकी टीम को विश्वास भी दिलाया कि वे सही रास्ते पर थे। जमीन के नीचे जहां प्रूफ का प्रभाव अभी भी मौजूद था, ट्रांसपोर्टेशन की एक नई विधि, ट्रांसपोर्टेशन की एक नई शैली जन्म ले रही थी। ये केवल टनल के प्रयोग और सफलता की बातें नहीं है दोस्तों, ये बातें उस साहस की थी जो धरती को चीरकर उज्जवल भविष्य की नींव रखती थी। अब छठे चैप्टर में जानते हैं लास वेगास में, जो कि सिटी लाइफ के लिए जाना जाता है। लाइटें ही लाइटें, पेड़ों पर भी लाइटें होती है। यहाँ पर ट्रंप टावर भी है, प्रेसिडेंट ट्रंप का। तो वहां पर लास वेगास कन्वेंशन सेंटर लूप का निर्माण कैसे हुआ? तो दोस्तों लास वेगास, जहां रातों में पेड़, इमारतें, सड़कें और सब कुछ नियम की रोशनी में जगमगाता है और जुए खेले जाते हैं वहां पर, वो लास वेगास 2021 में एक नई रिवॉल्यूशन का गवाह बना। द बोरिंग कंपनी ने यहाँ अपनी पहली बड़ी लास वेगास कन्वेंशन सेंटर, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में कहा जाता है LVCC, उसे लूप बनाने की शुरुआत की। तो ये 1.7 माइल की लंबी 2 टनलों की सिस्टम थी, जिसमें 3 स्टेशन थे और इसे केवल $47 मिलियन में बनाया गया कंपनी ने। ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं था। अब कंपनी प्रयोग नहीं कर रही थी, ये थी दुनिया को दिखाने की कोशिश की द बोरिंग कंपनी का विजन हकीकत बन सकता है, टनल बन सकती है, टनल में सड़कों का नेटवर्क बन सकता है। तो स्टीव डेविस और उनकी टीम ने 2019 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। लास वेगास, जहां हर साल CES जैसे विशाल आयोजन लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, और लास वेगास भी ट्रैफिक की जगरण का शिकार था। कन्वेंशन सेंटर के विशाल कैंपस में जहां लोग पैदल चलकर या शटल बसों में घंटों बिताते थे, द बोरिंग कंपनी ने एक नया रास्ता बनाया धरती के नीचे।
प्रूफ टनल बोरिंग मशीन, जिसको हॉथोर्न में आजमाया गया था, अब इस रेगिस्तानी शहर में काम कर रही थी वो मशीन। निर्माण का काम एक चमत्कार था। केवल एक साल में बिना सड़कें बंद किए, बिना मेगा कन्वेंशन में खलल डाले, डिस्टर्ब किए, टनल तैयार हो गए। 2021 में जब एलवीसीसी लूप जनता के लिए खुला कर दिया गया, तो ये एक लोगों के लिए जादुई मैजिकल एक्सपीरियंस था। टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां चमकदार और चुपके से यात्रियों को, टूरिस्टों को, ट्रैवलर्स को टनल के माध्यम से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाने लगी। एलईडी लाइट से सजी टनलें जो नीली और बैंगनी रोशनी में सजी थी, किसी अंतरिक्ष यान की तरह लगती थी। बिल्कुल स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो और तारे देख रहे हो, ऐसा लगता था। तो एक यात्री ने एक्साइटमेंट में आकर कहा, ये वैसा है जैसे मैं भविष्य में सैर कर रहा हूं। तो एलवीसीसी लूप में सफर करके 1 लाख से अधिक लोग सीईएस जैसे आयोजनों में गए, और वो भी बिना एक बूंद पेट्रोल जलाए। कितना क्रांतिकारी आइडिया था ये ट्रैफिक में आया हुआ आइडिया आज रिवॉल्यूशन लेकर आया दोस्तों। लास वेगास में आवाजाही तेज हो गई। कन्वेंशन सेंटर के एक छोर से दूसरे छोर तक जहां पैदल चलने में 25 मिनट लगते थे, अब केवल 2 मिनट में पहुंचा जा सकता था। यही तो था रिवॉल्यूशन। लागत भी पुरानी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे मोनोरेल या मेट्रो के मुकाबले 1/3 हो गई। ये द बोरिंग कंपनी का जवाब था उन आलोचकों को जो कहते थे कि टनल अव्यवहारिक है, बिल्कुल अलग चीज है, ये पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, आलोचक लोग कहते थे। लेकिन उन्होंने कब दिखाया। एलन मस्क भी उस दिन उद्घाटन के दिन वहां मौजूद थे। टनल के जो एंट्री पॉइंट था वहां पर खड़े होकर मुस्कुराए। उन्होंने विश्वास से कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, हम हर शहर को ऐसा सिस्टम दे सकते हैं। लास वेगास के चमकते रेगिस्तान में जहां सपने अक्सर रेत में दफन हो जाते थे, द बोरिंग कंपनी ने अकल्पनीय चीज को एक ठोस हकीकत बना दी। लोकल जो अधिकारी थे उन्होंने इसे ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य कहा, यानी फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, भविष्यवादी ट्रांसपोर्टेशन कहा। और निवेशकों की, इन्वेस्टर जो होते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट पैसे आजमाने के लिए, लगाने के लिए आते हैं, उनकी नजरें अब इस छोटी सी कंपनी पर थी, इस पर पैसे लगाने चाहिए जो धरती के नीचे रिवॉल्यूशन कर रही थी। एलवीसीसी लूप जो लास वेगास में बनाया गया केवल एक प्रोजेक्ट नहीं थी, ये एक वादा था। ये दिखा रहा था कि शहरों को बिना तोड़े, बिना शोर मचाए तेज और सस्ता ट्रांसपोर्टेशन बनाया जा सकता है। रात में जब टनल की लाइट लास वेगास की चमक के साथ मिल जाती थी, ये दृश्य किसी अजूबे से कम नहीं हो जाता था दोस्तों। ये सपना जिन्होंने लास वेगास देखा है वीडियो में या रूबरू जाकर, उनके लिए बहुत मजेदार बातें होगी ये। तो ये सपना एलन मस्क और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा था दोस्तों। ऐसे ही कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, विचार आने से नहीं होता। एक ऐसी मेहनत जो धरती को चीर कर रास्ते बना रही थी। अब दोस्तों 7वां चैप्टर, जिसमें लास वेगास के रेगिस्तान में नॉट ए बोरिंग प्रतियोगिता का आयोजन, जिसमें मैं थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूँ, जिसमें नए नए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, नए नए इन्वेंटर, आइडिया वाले लोग, साइंटिस्ट, इंजीनियर आकर अपनी मशीन, टेक्नोलॉजी, अपना इनोवेशन दुनिया के सामने प्रस्तुत करते थे, और जिसका विक्ट्री जो इसको प्रतियोगिता कहा जाता है, एक माहौल उत्सव उन्होंने बनाया, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों लास वेगास का रेगिस्तान, जहां सूरज की तपती गर्मी रेत को बिल्कुल भट्टी में बदल देती थी, 2021 में एक अनोखे उत्सव का आयोजन हुआ। यह आयोजन कोई कैसीनो की चमक या संगीत का मेला नहीं था या कोई जश्न मनाने की चीज, ये थी द बोरिंग कंपनी की नॉट अ बोरिंग प्रतियोगिता, एक फेस्टिवल। एलन मस्क और स्टीव डेविस ने दुनिया भर के युवा इंजीनियर जो थे उनको एक चैलेंज दी कि 30 मीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी टनल को सबसे तेज और सबसे इनोवेटिव तरीके से खोद कर दिखाओ। आप इंजीनियर हो ना, तो ये करके दिखाओ, ऐसे उन्होंने चैलेंज दी। ये प्रतियोगिता, ये फेस्टिवल जो कहो वो, भविष्य के इंजीनियरों को इंस्पायर करने के लिए एक निमंत्रण था और ये प्रयास था। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां टनल खोदना कोई उबाऊ नहीं बल्कि रोमांटिक बन जाता था, कला बन जाती थी। सितंबर महीना 2021 का साल लास वेगास की रेत पर 12 टीमें इकट्ठी हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट,
जिनके हाथों में ब्लूप्रिंट्स थे और आंखों में विजन थे। म्यूनिख की टेक्निकल यूनिवर्सिटी की TUM बोरिंग टीम आई। वहां से लेकर MIT और कॉर्नेल के इंजीनियर तक हर कोई अपने मशीनों के साथ यहाँ पर तैयार हुए, इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। रेस के मैदान पर मशीनों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और हवा में उत्साह की मतलब एक वातावरण बना, एक्साइटमेंट का, आनंद का, इनोवेशन का। एलन मस्क जो इस साइट पर मौजूद थे उस वक्त पहली बार, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये जैसा है जैसे हम धरती के साथ रेस लगा रहे थे, जैसे हम धरती के साथ रेस लगा रहे थे। अब इस प्रतियोगिता में, फेस्टिवल में जीत हासिल करने का नियम तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन काम कठिन था। टीमें अपनी बनाई गई मशीनों से टनल खोदेंगी और जीत उसी की होगी जो सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे सुरक्षित ढंग से टनल का निर्माण करेंगी, उन्हीं को जीत मिलेगी। यह ऐसा एक फेस्टिवल उन्होंने बनाया। अब एक प्रूफ ऑफ मशीन की तरह इन मशीनों को ऑटो पायलट और एफिशिएंट होना था। उनका प्रयास था कि नया मशीन बने जो बिल्कुल ताकतवर हो। अब जो ये म्यूनिख से TUM बोइंग टीम आई थी, उसने अपनी मशीन से एक छोटी स्टील की मशीन के साथ 22 मीटर की टनल खोदकर विक्ट्री हासिल की। म्यूनिख वाली TUM बोरिंग टीम ने उनकी मशीन में रेत को चीरते हुए एक ऐसी स्पीड दिखाई जो द बोरिंग कंपनी के विजन को रिफ्लेक्ट करती थी, प्रतिबिंबित करती थी। जीत मिलने पर TUM के एक स्टूडेंट ने कहा, हमने प्रूफ ऑफ से इंस्पिरेशन ली, लेकिन हमने इसे अपने तरीके से बनाया। ये प्रतियोगिता, ये फेस्टिवल केवल मशीनों का रेस नहीं था, ये थी इनोवेशन की रेस। एलन मस्क और स्टीव डेविस ने इसे एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां युवा दिमाग, यंग ब्रेन पुरानी जो टनल टेक्नोलॉजी थी उसको चैलेंज दे सके, इसलिए उन्होंने इसका आयोजन किया। स्टीव ने प्रतियोगिता के उद्घाटन में कहा था कि हमें नई सोच चाहिए और आप लोग भविष्य है। स्टूडेंट्स के चेहरों पर गर्व आ गया, गर्व उभरा और उनके हाथों से बनाई मशीनें उस जुनून की गवाही दे रही थी जो द बोरिंग कंपनी के लिए जरूरी था। उस प्रतियोगिता में लास वेगास की धूप में जब मशीनें रेत को चीर रही थी, दर्शकों की भीड़ में, वहां पर दर्शक भी थे, इस फेस्टिवल में तालियां बजा रहे थे। ये उत्सव है दोस्तों इनोवेशन का, मेहनत का और उस विश्वास का जो कहता था कि टनल खोदना केवल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि कला है, कला है दोस्तों। एलन मस्क ने TUM जो म्यूनिख से आई टीम, उसकी विक्ट्री का अनाउंसमेंट करते हुए कहा, ये सिर्फ एक टनल नहीं है, ये एक मैसेज है कि हम ट्रांसपोर्टेशन को बुनियादी ढांचे से बदल सकते हैं। इस फेस्टिवल ने न केवल नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया बल्कि अगली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर किया कि वे बड़े सपने देखे, और सपने देखने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं दोस्तों। अब ये नॉट ए बोरिंग प्रतियोगिता फेस्टिवल, उसने द बोरिंग कंपनी को दुनिया भर में सुर्खियों में ला दिया। ये दिखाया कि टनल खोदना उद्भव नहीं बल्कि मजेदार हो सकता है। रेगिस्तान की रेत पर जहां मशीनों की इनोवेशन का वातावरण अभी हवा में था, एक नया युग शुरू हो रहा था। ये नॉट द बोरिंग प्रतियोगिता जो थी, टनल की कहानी नहीं थी, ये थी उस जुनून की, उस पैशन की जो यंग जनरेशन को, यंग ब्रेन को धरती के नीचे भविष्य के रास्ते या घर बनाने के लिए इंस्पायर करता था, धरती के नीचे थोड़ा दिमाग लगाने के लिए इंस्पायर करता था, क्योंकि पूरी दुनिया अब ऊपर ही सोचने लगी थी। इसलिए इन्होंने धरती के नीचे भी थोड़ा झोंकना दिखाया, नीचे भी देखो, कुछ शायद कुछ नया मिल जाए। मैं पीछे कहूंगा बुक के एंड में, उपसंहार में। तो अब 8वां चैप्टर शुरू करते हैं द बोरिंग कंपनी के एक्सपेंशन का प्रयास, विस्तार का, यानी पूरी दुनिया में अपनी सर्विस का विस्तार किया जाए, इस तरह का प्रयास। तो लास वेगास की नीरन रोशनी के नीचे जहां द बोरिंग कंपनी ने अपनी पहली बड़ी विक्ट्री हासिल की थी, एक नया सपना आकार ले रहा था। 2021 में लास वेगास कन्वेंशन सेंटर LVCC जो लूप था, उसकी सक्सेस ने दुनिया को दिखाया कि टनल शहरों को बदल सकते हैं। लेकिन एलन मस्क और स्टीव डेविस के लिए ये केवल शुरुआत थी। उनकी नजरें एक विशाल नेटवर्क पर थी, सड़कों का नेटवर्क, वो टनलों का नेटवर्क। लास वेगास लूप 29 मील लंबा, 51 स्टेशनों वाला एक एडवांस ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो लास वेगास को एक भूमिगत जाल में जोड़ना चाहता था। ये थोड़ा रिस्की भी था, वो करने पर पता चलता है।
ये प्रोजेक्ट, ये योजना, ये प्लान केवल एक शहर तक सीमित नहीं था, ये हर उस शहर तक पहुंचना चाहता था जहां ट्रैफिक लोगों का समय बर्बाद करती थी। 2022 में द बोरिंग कंपनी ने वेगास लूप के एक्सटेंशन की योजना को हकीकत में बदलना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट जो मैंने बताया अभी, उसको उस पर काम शुरू किया। रिसोर्ट वर्ल्ड, एक चमकदार होटल, रिसोर्ट वर्ल्ड नाम की एक चमकदार होटल और कैसीनो भी है वहां पर, उसका पहला स्टेशन था। 2024 तक कंपनी की टनल ट्रैवलर को ले जा रही थी। पैसेंजर टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैठकर शहर की सतह के नीचे सरपट दौड़ते थे। ये उस ट्रैफिक में जन्म लिए हुए विचार ने यहाँ तक सफर की थी और आगे की सफर अभी बाकी है, 12वें चैप्टर तक। और टनल की दीवार एलईडी लाइट से सजी हुई एक अंतरिक्ष यात्रा का मतलब स्पेस ट्रैवल का एक्सपीरियंस देती थी। एक टूरिस्ट ने उत्साह में कहा, ये वैसा है जैसे मैं किसी साइंस फिक्शन फिल्म में आ गया, किरदार हूँ उस फिल्म का। उसने ऐसा अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये हकीकत थी। एलन मस्क की दृष्टि जो धरती के नीचे जीवन हो रही थी। वेगास लूप जो प्रोजेक्ट था, वेगास लूप का प्लान था, उसका टारगेट था लास वेगास स्ट्रिप, एयरपोर्ट और डाउनटाउन को जोड़ना। अब 51 स्टेशन जो होटलों, स्टेडियम और प्रमुख जगहों को एक दूसरे से कुछ मिनटों की दूरी पर लाने वाली थी। ये प्लान पूरा इस तरह का था। शहर के लिए एक गेम चेंजर प्लान था ये। लेकिन द बोरिंग कंपनी की एम्बिशन, महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। मियामी में, ये जो मियामी है, वहां पर उन्होंने पोर्ट मियामी टनल इंट्रोड्यूस की जो क्रूज पैसेंजर को तेजी से शहर तक पहुंचाने वाली थी। और फोर्ट लॉडरडेल, थोड़ा क्लियरिटी रखता हूँ, फोर्ट लॉडरडेल, उसमें एक समुद्र तट से एयरपोर्ट तक की टनल, वहां पर भी बात हुई। शिकागो में ओहेर नाम का एक एयरपोर्ट है, उसको डाउनटाउन से जोड़ने का विजन रखा गया। ये पूरा एक्सटेंशन, विस्तार कंपनी का होने लगा। हर प्रस्ताव में एलन मस्क का वही जुनून था कि हम हर शहर को ट्रैफिक से मुक्ति दे सकते हैं। इसके बावजूद कंपनी के एक्सटेंशन की राह सफर इतनी आसान नहीं थी। कुछ प्रोजेक्ट जैसे लॉस एंजलिस में डोजर स्टेडियम टनल के लिए परमिट की देरी हुई, डिले हो गई परमिशन देने। और लोकल जो लोग होते हैं बिगड़े हुए, तो ये चिंता तो होती है, कोई नई चीज होती है, तो उनके विरोध के कारण ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ा कंपनी को। अब जो वो शिकागो वाला प्रस्ताव था वो भी 2020 में रद्द हो गया। जब मैंने कहा ना कि एक्सटेंशन शुरू करना उन्होंने किया, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी, रद्द होते जा रहा था सब कुछ। जब शहर ने दूसरी प्रायोरिटी चुनी, शहर के प्रशासन ने, कि हमें दूसरे ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए, ये नहीं करना है। लेकिन एलन मस्क और स्टीव ने इन फेलियर को सीखने का मौका बनाया। स्टीव ने अपनी टीम को दृढ़ता से कहा कि हर रुकावट, हर बाधा, हर मुश्किल हमें बेहतर बनाती है। वेगास लूप जो था उसके विकास में दिखाया था कि उनका मॉडल काम करता है, सस्ता है, तेज है, इकोसिस्टम फ्रेंडली है। लास वेगास की रात में जब टनल की लाइट शहर को चमक के साथ, शहर की चमक और लास वेगास की वो टनल की लाइटें पूरी की पूरी मिल जाती थी, ये दृश्य एक सपने से कम नहीं था। देखना बस देखते ही रह जाओ ऐसा। एलन मस्क जो अक्सर साइट का दौरा करते थे, साइट मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट वहां पर काम चल रहे होते हैं, वहां पर दौरा करते थे एलन मस्क। तो एक स्टेशन के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उन्होंने एक बार कहा, एंट्री पॉइंट पर स्टेशन पर खड़े होकर उन्होंने कहा, पब्लिक, ये सिर्फ लास वेगास नहीं है, ये हर उस शहर के लिए इंस्पिरेशन है जो ट्रैफिक और समय की बर्बादी से आजादी चाहता है। वेगास लूप की हर नई टनल, हर नया स्टेशन इस कंपनी को कामयाबी की ओर ले जा रहा था। ये तो फैक्ट था। ये केवल टनल की बात नहीं थी, टनल की बातें नहीं थी, ये थी उस विजन की, दृष्टिकोण की जो शहरों को धरती के नीचे जोड़कर एक नया भविष्य बनाना चाहती थी, एक प्रयत्न कर रही थी। अब दोस्तों 9वें चैप्टर में जानते हैं आलोचनाएं, चुनौतियां यानी चैलेंजेस, और कंपनी की इस माहौल में भी दृढ़ता, कंपनी अड़ी रही। तो लास वेगास की चमकती टनलों के नीचे जहां टेस्ला की गाड़ियां धरती के गर्भ में सरपट दौड़ती थी, द बोरिंग कंपनी का विजन प्रेरणा दे रहा था, इंस्पिरेशन मिल रही थी सबको कि कुछ नया हो रहा है।
लेकिन दोस्तों हमारे देश में भी इंकलाब जिंदाबाद, हर क्रांति यानी इंकलाब जो होता है ना, इंकलाब की तरह इस विजन को भी आंधियों का, तूफानों का सामना करना पड़ा। दुनिया की नजरें अभी इस छोटी सी कंपनी पर थी और आलोचनाओं की बौछार भी हो रही थी। जितनी नजर दुनिया की थी उतनी आलोचना भी हो रही थी। कुछ ने इसे क्लोस्ट्रोफोबिक कहा, तो कुछ ने इसे अतिशयोक्तिपूर्ण कहा करार दिया। एक जर्नलिस्ट ने तंज कसते हुए लिखा, टनल व्हाट टनल, क्या ये बसों या ट्राम से बेहतर है? उसने ऐसे अतिशयोक्तिपूर्ण लिखा तंज कसते हुए। लेकिन एलन मस्क और स्टीव डेविस के लिए ये आलोचनाएं रुकावटें नहीं थी, बल्कि लोगों की राय देखने का मौका था कि दुनिया के पेट में पानी पनप कैसे रहा है। ये देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन चल रहा था। तो सबसे बड़ी चुनौती की, तो सबसे बड़ी चैलेंज थी सरकारी बाधाएं, सरकारी चैलेंज थी सरकारी चुनौतियां। भाई सरकार का काम जो है वो कठिन होता है, शायद लोगों को हम लगता है, लेकिन सरकार का काम कठिन है। तो टनल खोदना केवल मशीनों और इंजीनियरिंग का खेल नहीं था, ये था परमिशन लेनी चाहिए, पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करना चाहिए, लोकल समुदायों की सहमति का जटिल जाल। बिल्कुल ये प्रॉब्लम थी कंपनी के सामने। लॉस एंजलिस में डोजर स्टेडियम टनल का जो प्रस्ताव था, जो गेम के बिल्कुल उत्साही लोग होते हैं उनको तेजी से स्टेडियम तक पहुंचाने का काम करने जा रहा था, 2018 में शुरू हुआ, लेकिन परमिशन की देरी के कारण और लोकल लोगों के विरोध के कारण ठप हो गया, विकास काम ठप हो गया। किसी एक रेजिडेंस ने कहा, हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोस में मशीनें गड़गड़ाए। एलन मस्क ने भी जवाब दिया, हमारी टनल शांत है, अदृश्य है, किसी को दिखती भी नहीं है। लेकिन विश्वास जितना लंबे समय की बात होती है दोस्तों, कोई कंपनी है, कोई नया प्रोडक्ट है, तो लोगों का विश्वास जितना है ना, तो वो कठिन बात होती है और लंबे समय से विश्वास जीता जाता है और उसकी नब्ज पकड़नी होती है। ऐसे ही नहीं विश्वास मिल जाता। जब लोगों को सब कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है, तब यकीन कर लेते हैं। लेकिन नई चीज होती है तो उसको मार्केट में रखना और अच्छे से फिट करना तो बहुत बड़ी चीज होती है। अब शिकागो में ओहेर एयरपोर्ट को डाउनटाउन से जोड़ने की एम्बिशियस जो प्रस्ताव था 2020 में रद्द हो गया। शिकागो शहर उसने अन्य जो प्रायोरिटी थी वो चुनी और जब बोरिंग कंपनी को एक झटका लगा। कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी चैलेंजेस भी कम नहीं थी। प्रूफ ऑफ मशीन भले ही रिवोल्यूशनरी था, ये था, लेकिन हर प्रकार की मिट्टी और जियोग्राफी, भूगोल उसके लिए तैयार नहीं था। अब कहीं पर पत्थर भी गिरने पड़ते हैं, कहीं पर रेत भी आ जाती है, कहीं पर बिल्कुल ऊंची पूरी मिट्टी भी आ जाती है, ऐसा होता है दोस्तों। तो हर वो क्या कहते हैं, हर लैंडस्केप के लिए बिल्कुल इनकन्वीनियंट थी, उबऊ मशीन बन जाती थी। इसलिए हर प्रकार की जो जियोग्राफी होती है उसको एडजस्टेबल मशीन बनानी पड़ती है। अब रेगिस्तानी रेत खोदना आसान था, लेकिन शहरी मिट्टी, चट्टाने और भूमिगत उपयोगिताओं का जाल, यानी ओनरशिप में कोई जमीन है तो उसके नीचे अगर आप पाइपलाइन बिछाना चाहते हो या टनल ले जाना चाहते हो तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है या उनसे। तो ये मशीनों की गति को चुनौती दे। मशीन तो तेज थी, फटाफट टनल खोल देते थे, वो भी बिना किसी को डिस्टर्ब पहुंचे, लेकिन परमिशन यही बड़ी चुनौती थी। तो फिर भी इस सबके बावजूद फिर भी स्टीव डेविस ने अपनी टीम को दृढ़ता से कहा, हर टनल खोदने का प्रयास हमें कुछ नया सिखाता है। किसी भी एनालिस्ट आलोचक ने ये भी आलोचक ने ये भी लिखा कि जब बोरिंग कंपनी का मॉडल केवल अमीरों के लिए है, भाई टेस्ला गाड़ियों में टनल यात्रा ये आम लोगों के लिए नहीं, ऐसा भी लिख दिया। अब एलन मस्क ने इसका जवाब अपने चिर परिचित अंदाज में दिया कि हमारा लक्ष्य हर किसी के लिए तेज और सस्ता ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध करवाना है। टेस्ला सिर्फ शुरुआत है, और टेस्ला क्या कोई बुरी चीज है इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनाना? हाँ हो सकती है महंगी है, अमीरों के लिए है, लेकिन तो बुरी चीज है। अमीर तो कम से कम अपनाए, और अमीर अपनाए तो उतना तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होगा। अब फिर भी इस माहौल में संदेह की छाया बनी रही कंपनी पर, शंका बनी रही। कुछ ने हाइपरलूप को साइंस स्टोरी कहकर खारिज कर दिया, ये भूलकर कि एलन मस्क ने पहले भी असंभव को संभव बनाया था।
चाहे वह रीयूजेबल रॉकेट हो या इलेक्ट्रिक कारें हो। ये दोस्तों मजाकिया था, पैसे बर्बाद करने की चीज थी, लेकिन उन्होंने पॉसिबल कर दिखाया और ये उस आदमी का कारनामा था और उसके सामने कोई चैलेंज नहीं दे सकता क्योंकि वो तो चैलेंजेस ही खेलता है। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच इस माहौल में एलन मस्क और उनकी टीम ने हार नहीं मानी, यही बहुत बड़ी चीज होती है। लास वेगास में जहां एलवीसीसी लूप ने दुनिया को चकित किया था, वेगास लूप का विस्तार जारी था, इसका एक्सपेरिमेंट पूरा काम चालू था। हर नई टनल, हर नया स्टेशन आलोचकों को जवाब दे रहा था। एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम गलतियां करेंगे लेकिन हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टीव ने तो इसे और इजी करके कहा, हर आलोचना हमें तेज बनाती है, हमें प्रशिक्षित करती है। लास वेगास की रात में बिल्कुल नाइट लाइफ होती है, लाइट लाइफ भी होती है। जब टनल की रोशनी शहर की चमक के साथ मिलती थी, यह दृश्य एक स्वर्ग की तरह लगता था। द बोइंग कंपनी ने हर चुनौती को एक अवसर में बदला, तो हर आलोचना को एक सबक में। ये केवल टनल और आलोचना की ये केवल माहौल की बात नहीं थी, ये थी उस दृढ़ संकल्प की। उसको दृढ़ता बहुत जरूरी होती है किसी भी काम में। असफलता फेलियर तो मिलती है, अगर एक बार फेल हो गए और आपने मैदान छोड़ दिया, फिर आप जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। दृढ़ संकल्प की जरूर है। पहले तय करो, फिर डटे रहो, 2 बार सोचकर तय करो कि मुझे ये करना है, फिर काम पूरा, फिर हटना नहीं है। तो जो आंधियों के बीच भी अपने सपने को पकड़े रखता है, आंधियों के बीच भी एक विचार से जन्मा हुआ, ट्रैफिक में फंसा हुआ एक आदमी, उसके दिमाग में विचार आता है और एक कंपनी जन्म लेती है और बिल्कुल क्रांति लेकर आती है। अब दोस्तों 10वें चैप्टर में जानते हैं द बोरिंग कंपनी के लिए फंडिंग यानी पैसे जुटाने पड़ते हैं ना, पैसे बिना तो दुनिया चलती नहीं है, और भविष्य की योजना है उस पर बात करते हैं। लास वेगास की चमकती टनलों के नीचे जहां द बोरिंग कंपनी ने अपनी दृष्टि को, अपने विजन को हकीकत में बदला था, एक नई अनुभूति हवा में थी, एक नया एक्सपीरियंस, नए काम का वातावरण हवा में था कि कुछ नया है यहाँ पर। जैसे दुनिया में सबसे बड़ी इमारत है बुर्ज खलीफा, तो दोस्तों उसका एक वजूद है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, और वो दुनिया का ध्यान आकर्षित कर दिया। पब्लिसिटी की चीज है, तो इसी तरह इसने भी पब्लिसिटी दिलवाई लास वेगास को। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो भारत में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। तो ये दोस्तों नई चीज दुनिया को आकर्षित करती है, और जहां भीड़ ज्यादा होती है ना, उस देश की इकोनॉमी ज्यादा प्रोग्रेस होती है। लेकिन सपने चाहे कितने भी बड़े हो, पैसे के बिना अधूरे होते हैं भैया। मेरा कहने का मतलब पैसों का मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। मिल जाते हैं, अगर आपका काम काबिल तारीफ है तो मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो आपके पास अच्छा आइडिया होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो मिल जाएगा, लोग टूट पड़ेंगे पैसे लगाने के लिए। तो दोस्तों अधूरे रहते हैं सपने के पैसे के बिना, ये एक कड़वी हकीकत है। एलन मस्क और स्टीव डेविस ये अच्छी तरह समझते थे, और एलन मस्क तो समझते थे क्योंकि जिप टू पेपाल सब कुछ उसका तो एक्सपीरियंस बहुत था दोस्तों। तो द बोरिंग कंपनी जो वॉथोर्न के एक छोटे से गड्ढे से शुरू हुई थी, गड्ढे से नहीं शुरू हुई थी, मैं कहना चाहूंगा उस ट्रैफिक से शुरू हुई थी जब दुनिया की नजरों में थी। 2018 से 2025 का कालखंड, यहाँ तक आज तक 2025 तक इसकी फाइनेंशियल हालत उतनी ही रोमांटिक थी जितनी इसकी टनल है। लोग पैसे लगाने पॉजिटिव बिल्कुल था वातावरण, फाइनेंशियल कंडीशन के मामले में अगर देखा जाए तो ये काम था विश्वास, इन्वेस्टमेंट और उस भविष्य का जो धरती के नीचे बन रहा था, पनप रहा था। 2018 में एलन मस्क ने अपनी जेब से $113 मिलियन झोंक लिए इस कंपनी ने, द बोरिंग कंपनी ने। ये कोई छोटा रिस्क नहीं था। वैसे तो एलन मस्क द किंग ऑफ रिस्क, उसकी जब मैं डिजिटल आई बुक लेकर आऊंगा तब उसका नाम शायद टाइटल यही अच्छा रहेगा। तो ये उनके विश्वास का सिग्नल था कि उनको विश्वास है एलन मस्क को, इसलिए उन्होंने $113 मिलियन झोंक दिए थे कि टनल या शहरों को बदल सकते हैं। तो दोस्तों एलन मस्क की आंखों में वही पैशन था जो स्पेसएक्स और टेस्ला को जन्म दे चुका था। उन्होंने मीटिंग में कहा
मैं ये पैसा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन एलन मस्क का जो ये शुरुआती और सबसे बड़ा शायद इन्वेस्टमेंट हुआ, उसने हॉथॉर्न टनल और प्रूफ ऑफ मशीन के डेवलपमेंट को स्केलेबिलिटी और स्पीड दी। लेकिन एलन मस्क जानते थे कि उनके बड़े सपनों हाइपरलूप, वेगास लूप और कंपनी के लिए वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व स्तर के लिए और तक एक्सपेंशन करना पूरी दुनिया में और संसाधनों की जरूरत थी, ये उनको पता था, जानते थे। 2019 में द बोरिंग कंपनी ने $120 मिलियन की वेंचर कैपिटल फंडिंग हासिल की। इन्वेस्टरों ने जो पहले एलन मस्क के आइडियाज पर हंसे थे, अब उनकी दृष्टि पर दाव लगा रहे थे, उनके जोखिम पर भी दाव लगा रहे थे, उनके जोखिम पर। तो 2022 में कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाया, $675 मिलियन की सीरीज सी फंडिंग, जिसने कंपनी की वैल्यूएशन को $5.675 बिलियन तक पहुंचा दिया। ये पैसा केवल टनल खोदने के लिए नहीं दिया गया था, ये नई मशीन, रिसर्च और अपनी सर्विस का एक्सपेंशन करने के लिए था। स्टीव डेविस ने इन्वेस्टर से कहा, हम सिर्फ टनल नहीं बना रहे, हम नए भविष्य का सर्जन भी कर रहे थे। इसी दौरान द बोरिंग कंपनी ने टेक्सास के ऑस्टिन में एक नया काम शुरू किया। टेस्ला की गीगा फैक्ट्री के पास, जो मैं बता चुका हूँ टेस्ला वाले, तो उस गीगा फैक्ट्री के पास बास्ट्रोप में कहां पर बास्ट्रोप में कंपनी ने एक नया फीचर, नई सुविधा दी, इंस्टॉल की। ये कोई साधारण फैक्ट्री नहीं थी, ये एक इनोवेशन का सेंटर थी। यहाँ पर बड़े बड़े इलेक्ट्रिक बिल्कुल रिवोल्यूशनरी इनोवेशन होते थे गीगा फैक्ट्री में, टेक्सास में। तो जहां नई जनरेशन की प्रूफ ऑफ मशीनें बन रही थी उस गीगा फैक्ट्री में। अब देखो, टेक्सास तो मैक्सिको के बॉर्डर पर लगता है, तो वहां की धूल भरी जमीन पर जहां सूरज की किरणें स्टील को चमकाती थी, इंजीनियर रात दिन नई मशीनें बना रहे थे, वहां पर काम कर रहे थे। जब वे पहली बार बास्ट्रोप पहुंचे तो स्टीव ने अपनी टीम से कहा, जब स्टीव डेविस पहली बार बास्ट्रोप पहुंचे तो स्टीव ने अपनी टीम से कहा, ये अब हमारा नया घर है और यहाँ से हम दुनिया को बदलेंगे, मशीनें बनाएंगे, सब कुछ रिसर्च सब कुछ यहाँ करेंगे। फंडिंग और ये नई सुविधा ने द बोरिंग कंपनी को नई स्पीड दी, गति दी। वेगास लूप का एक्सपेंशन भी तेज हुआ और मियामी, फोर्ट लॉडरडेल, इस तरह के शहरों के प्रस्तावों ने गति पकड़ी। फोर्ट लॉडरडेल ये शहर है दोस्तों, वहां पर जो टनलों का काम होता है उसका एक्सपेंशन में भी स्पीड पकड़ी। एलन मस्क का सपना अब केवल अमेरिका तक सीमित नहीं था, दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में बातचीत शुरू की, जहां हाइपरलूप की संभावनाओं ने सरकारों का ध्यान खींचा था। वहां पर हाइपरलूप की जरूरत थी क्योंकि उनका माहौल ऐसा है दुबई का। तो एलन मस्क ने वैश्विक ट्रैफिक समस्या को ध्यान में लेकर कहा था कि हम हर उस शहर जाएंगे जहां ट्रैफिक लोगों का समय चुराता है, समय बर्बाद करता है ट्रैफिक। बास्ट्रोप की उस सुविधा में जहां प्रूफ की नई मशीनें टेस्टिंग के लिए तैयार हो रही थी, ये दृश्य किसी साइंस स्टोरी से कम नहीं था। स्टील की चमक, इंजीनियरों की हलचल और मशीनों की गर्जना, ये सब एक नए विजन की शुरुआत थी। अब एलन मस्क दोस्तों कभी कभी साइट पर आते थे, हर दिन तो नहीं आते थे, कभी कभी आते थे। इस एक मशीन के पास खड़े होकर उन्होंने एक बार कहा था, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये मानवता की प्रगति का इंजन है। ये केवल टनल की कहानी नहीं थी दोस्तों, ये थी उस विश्वास की जो पैसे, मेहनत और सपनों को मिलाकर धरती के नीचे भविष्य बनाता है। और यही दोस्तों कंपनी का कोटा मैं दे रहा हूँ। कंपनी, अगर आप कोई स्टार्टअप आपका है तो पैसे, मेहनत और सपने को मिलाकर आप कुछ कर सकते हो। अब दोस्तों 11वें चैप्टर में जानते हैं विश्व स्तरीय एम्बिशन, विश्व स्तरीय महत्वाकांक्षा और दुबई, सऊदी अरब की सरकार के साथ समझौता कैसे हुआ। तब लास वेगास की टनलों की चमक अब केवल एक शहर तक सीमित नहीं थी। द बोरिंग कंपनी जो हॉथॉर्न के उस गड्ढे से शुरू हुई थी, उस ट्रैफिक वाले आइडिया से शुरू हुई थी, अब विश्व स्तर पर कदम रख रही थी कंपनी। 2025 तक एलन मस्क और स्टीव डेविस की नजरें अमेरिका से बाहर थी। दुबई की रेगिस्तानी चमक, सऊदी अरब के विशाल प्रोजेक्ट्स और उन सभी देशों तक जहां ट्रैफिक और समय की बर्बादी
लोगों को परेशान करती थी। ये थी एक वैश्विक विश्व स्तरीय इंकलाब की शुरुआत जो धरती के नीचे नई दुनिया बनाना चाहती थी। दुबई जहां गगनचुंबी इमारतें रेत को चुनौती देती थी, द बोरिंग कंपनी के लिए एक संभावित मैदान था। वहां पर कंपनी का एक्सपेंशन करने की संभावना ज्यादा थी, इसलिए वहां पर उन्होंने बातचीत शुरू की। क्या थी मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों साल 2024 में कंपनी ने दुबई की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके साथ एक डील की, समझौता किया, जिसमें हाइपरलूप बेस्ड सिस्टम की संभावनाओं पर चर्चा हुई। संभावनाएं क्या क्या है, कितनी मतलब विकास में क्या क्या इसकी रोल हो सकता है, उस पर चर्चा हुई सरकार से। ये दुबई शहर जो पहले से ही फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन का सेंटर था, हब था, एलन मस्क के हाइपरलूप सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयार था, सरकार तैयार थी। एलन मस्क ने एक बैठक में एक्साइटमेंट के साथ कहा था, दुबई वो जगह है जहां सपने सच होते हैं। उन्होंने लुभाने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, हम यहाँ 600 माइल पर आवर की यात्रा ला सकते हैं। 600 माइल पर आवर, प्रति घंटे 600 माइल तय कर सकती है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम ला सकते हैं। टनले जो दुबई के एयरपोर्ट को शहर के केंद्रों से जोड़ेगी। सऊदी अरब में जहां नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट, नियोम एक मेगा प्रोजेक्ट है, उस पर भी मैं डिजिटल बुक लेकर आऊंगा, लेकिन समय लगता है दोस्तों। एक दिन में नहीं, आज कहता हूँ कल नहीं आ जाएगा, जुड़े रहना, मिल जाएगा, लेकर आऊंगा जरूर। जैसे जैसे मैं मेमोरा याद आएगा तो बना दूंगा, उस पर भी डिजिटल बुक लेकर आ जाऊंगा, पूरी बुक 12, 20, 15 चैप्टर की। वो प्रोजेक्ट क्या है, बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट शायद है, मुझे पता है। तो सऊदी अरब में जहां नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट भविष्य के लिए बन रहे थे, जब बोरिंग कंपनी ने वहां भी बातचीत शुरू की। सऊदी अरब के रेगिस्तानी परिदृश्य में जहां विशाल दूरी और गर्मी ट्रांसपोर्टेशन को चैलेंज देती थी, हाइपरलूप एक गेम चेंजर हो सकता था। वहां पर संभावना, मैंने कहा ना, संभावना ज्यादा थी वहां पर। तो एलन मस्क का 2000 माइल से कम दूरी को, 2000 माइल से कम की दूरी को सबसे तेज ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ने का सपना अब करीब लग रहा था। ये सपना स्टीव डेविस ने अपनी टीम से कहा, हमें केवल टनल नहीं बनानी, बल्कि हमें तो शहरों, देशों को और लोगों को जोड़ना है। अब ये तो भैया पता नहीं आगे भविष्य में अमेरिका जाने के लिए भारत से समुद्र में बना सकते हैं टनल, आपको शायद पता ना। लोग है भैया, सोचते हैं ना, कोई ऐसा भी लेकर आएगा कोई मॉडल कि ये बिल्कुल सस्ता है अमेरिका जाने के लिए, वो फ्यूल से। और एक छोटा सा मैं आइडिया रखूंगा आपको, टनल में दोस्तों अगर आप गैसोलीन कारें चलाते हो, गैसोलीन व्हीकल चलाते हो, तो जो अंदर टनल के अंदर जो गैस पैदा होता है वो एक माध्यम से ऊपर निकाला जा सकता है, एक जगह ले जाया जा सकता है उस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसको रिफाइन करके हवा में छोड़ा जा सकता है। ये भी एक संभावना है। ये शायद आइडिया आपको भी नहीं आया होगा, मुझे आ गया, फिक्शन ऑफ सेकंड में मुझे ये आइडिया है। तो गैसोलीन कारों के लिए भी ये अच्छा है, इसलिए संभावनाएं अच्छी है। तो वो सपना भी अब करीब लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमें देशों को और लोगों को जोड़ना है, स्टीव डेविस ने कहा था। लेकिन विश्व स्तर पर इस काम की राह आसान नहीं थी दोस्तों, पूरे विश्व स्तर पर काम की राह आसान नहीं, क्योंकि हर देश के अपने नियम, अपनी मिट्टी और अपनी चैलेंजेस भी थी। दुबई की रेत में खुदाई करना उस लास वेगास से अलग था, और सऊदी अरब के चट्टानी इलाके प्रूफों की मशीनों को नई बाधा, नई चैलेंज दे सकते थे। मैंने कहा जियोग्राफी के लिए अलग अलग मशीनें बनानी पड़ेगी उनको, अलग अलग कंडीशन को देखते हुए। अब दुबई की रेत में खुदाई करना उस लास वेगास से अलग था, और सऊदी अरब की चट्टानी इलाके प्रूफों की मशीनों को नई बाधा दे रहे थे। फिर भी द बोरिंग कंपनी की टीम ने हर चुनौती को एक अवसर में बदला। ऑस्टिन की वास्तव सुविधा जो थी, ऑस्टिन गीगा फैक्ट्री में जो वास्तव सुविधा मशीनें बना रहे थे, वो वहां पर इंजीनियर नई मशीनें डिजाइन कर रहे थे। तो प्रूफो को अगली नेक्स्ट जनरेशन की मशीन बना रहे थे, एडवांस मशीन, जो किसी भी जियोग्राफी भूगोल में काम कर सके। स्टीव डेविस ने अपनी टीम से कहा, हम सीख रहे हैं और हम तेजी से सीख रहे हैं। हाइपरलूप जो 2013 में एलन मस्क का कागजी सपना था, अब फिर से जीवंत हो रहा था, पनप रहा था। हाइपरलूप दुनिया की रुचि ने इसे नया विजन दिया हाइपरलूप को।
दोस्तों, दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों ने इसे एक संभावना के रूप में देखा और द बोरिंग कंपनी ने भी अपने अनुसंधान को यानी रिसर्च को तेज किया। टनलें अब टेस्ला कारों के लिए, गाड़ियों के लिए नहीं थी, वे वैक्यूम ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब मैंने बनाई ना हाइपरलूप वाले, आगे बता चुका हूँ, उसके लिए थी। जहां पोड्स आते हैं ना, वो एक प्रकार का दोस्तों पोड्स आता है, वो सैकड़ों माइल पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता था। अब एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हाइपरलूप वो भविष्य है जहां दूरी मायने नहीं रखती। हाइपरलूप अगर आ गया ना, तो मुझे अहमदाबाद जाना है किसी भी जगह से, तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा अगर हाइपरलूप आ गया तो कितनी देर लगेगी, कितना समय लगेगा, दूरी मायने नहीं रहेगी, इतना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो जब रात में बास्ट्रोफ की सुविधा में मशीनें गूंजती थी और दुबई तक इस कंपनी की पहुंच, ये परिदृश्य, ये कंपनी की हालात एक वैश्विक सपना बन गया था। एलन मस्क, जो अब भी रातों को जाग कर अब भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, फिर भी जाकर काम कर रहा है आदमी, ब्लूप्रिंट्स देखते थे। उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ टनल नहीं बना रहे, हम सीमाओं को तोड़ रहे थे। ये केवल टनल की कहानी नहीं थी दोस्तों, ये थी उस महत्वाकांक्षा की जो धरती के नीचे दुनिया को एक दूसरे से जोड़ना चाहती थी। जैसे हम कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से जुड़े हैं, उस तरह ये भी एक विजन है, शुरुआती विजन। तो अब आखिरी अध्याय, 12वां चैप्टर, धरती के नीचे ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। तो लास वेगास की चमकती टनलों से लेकर दुबई की रेगिस्तानी रेत तक द बोरिंग कंपनी ने धरती की छाती में एक नया भविष्य तैयार किया था। 2025 तक ये कंपनी, जो कभी हॉथोर्न से शुरू हुई थी, दुनिया के नक्शे पर एक क्रांति बन चुकी थी, इनकलाब बन चुकी थी। एलन मस्क और स्टीव डेविस की अगुवाई में, नेतृत्व में, लीडरशिप में, ये केवल टनल खोदने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि ये लोगों की उस जीव की कहानी थी जो समय और ट्रैफिक की जकड़न से मुक्ति चाहते थे। धरती के नीचे जहां प्रूफोक मशीन गर्जना के साथ गूंजती थी, दुनिया ने एक नया सर्जन हो रहा था, ऐसा देखा। वेगास लूप, जिसके 51 स्टेशनों का ख्वाब अब हकीकत की ओर बढ़ रहा था, उसने दिखाया कि शहरों को बिना तोड़े, लोगों को बिना परेशान किए जोड़ा जा सकता है। टेस्ला की गाड़ियां जो चुपके से टनल में दौड़ती थी, यात्रियों को न केवल गंतव्य तक ले जाती थी, बल्कि यात्रा का नया एक्सपीरियंस दिलवाती थी। दुबई और सऊदी अरब में हाइपरलूप की चर्चा ने एलन मस्क के 2013 वाले उस हाइपरलूप वाले कागजी सपने को फिर से जगा दिया। एक ऐसी सिस्टम जो 600 माइल पर आवर की गति से, मैं किलोमीटर नहीं बोल रहा हूं, माइल बोल रहा हूं, 600 माइल पर आवर की स्पीड से दूरी को नहिवत बना देती थी। हाइपरलूप का ये उनका सपना। दीर्घ दृष्टि एलन मस्क ने कहा, हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बना रहे, बल्कि हम समय को बचाने का तरीका दे रहे हैं कि समय को कैसे बचाया जा सकता है। अब बास्ट्रो टेक्सास की वो सुविधा जहां पर प्रूफोक मशीनें बनाई जा रही थी, जहां प्रूफोक की नई जनरेशन के मशीन बन रहे थे, इंजीनियरों की हलचल सिम्फनी की तरह थी। स्टील की चमक, ब्लूप्रिंट्स की छवि और कॉफी की महक, ये सब उन मेहनत का वातावरण था जो द बोरिंग कंपनी को परिभाषित करती थी, डिफाइन करती थी। स्टीव डेविस ने अपनी टीम से एक बार कहा, जब वे एक नई मशीन का परीक्षण कर रहे थे, हर टनल एक कहानी थी, बस उसे समझना होगा उस कहानी को। जैसे मेरी डिजिटल बुक होती है तो वो एक कहानी थी, बस उसे समझना है। तो इस तरह टनल भी एक कहानी है, उसे समझना होगा। और हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हम पूरी तरह से अभी समझ नहीं पाए, वो भी नहीं समझ पाए हैं और हम भी नहीं समझ पाए हमारी डिजिटल बुक को। पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा ना यार। दोस्तों, ये कहानी केवल मशीनों की नहीं थी, ये थी उन लोगों की जो असंभव को संभव बनाने में विश्वास रखते थे और मेहनत कर रहे थे। नॉट ए बोरिंग प्रतियोगिता ने नेक्स्ट जनरेशन को प्रेरित किया, जिसके इनोवेशन अब कंपनी के भविष्य का हिस्सा बन रहे थे। लास वेगास कन्वेंशन सेंटर लूप, LVCC, जिसने लाखों लोगों को तेज, सस्ता और नेचर फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन दिया। हॉथोर्न का पहला टनल, जो कभी एक प्रयोग था, अब एक सिंबल था द बोरिंग कंपनी का, उस साहस का जिसने आलोचकों और रुकावटों को पार किया, बाधाओं को पार किया। एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया कि हमने गलतियां की थी, लेकिन हर गलती ने हमें बेहतर भी बनाया।
2025 की एक रात जो एलन मस्क बास्ट्रोप में एक टनल साइड पर खड़े थे, उन्होंने आसमान की ओर देखा, ऊपर तारे चमक रहे थे, वो तो होता ही है, और नीचे पृथ्वी की गूंज धरती को आकार दे रही थी। उन्होंने उस दिन सोचा, ये सिर्फ टनल नहीं है, ये मानवता की प्रगति है, शहरों को जोड़ना, लोगों को करीब लाना और समय की बर्बादी से आजाद होना, ये सब ये है। टनलों का सपना अब केवल एलन मस्क का नहीं था, अब सरकारों का था, ये उन इंजीनियरों का था जो रात रात जागकर मशीनें बनाते थे, ये उन छात्रों का, स्टूडेंट्स का था जो नॉट ए बोरिंग फेस्टिवल में अपने सपनों को आजमाते थे, ये उन शहरों का था जो ट्रैफिक से मुक्ति चाहते थे। धरती के नीचे जहां टनलें एक दूसरे से मिलती थी, एक नया फ्यूचरिस्टिक नेटवर्क उभर रहा था। जब बोरिंग कंपनी ने दिखाया कि उबाऊ को मजेदार बनाया जा सकता है और असंभव को हकीकत में बदला जा सकता है, ये कहानी अब खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही तूफान की गर्जना रात को धरती चीरती थी, ये स्पष्ट था कि इंसान का जुनून जो धरती के नीचे एक नया युग बनाता है। अब दोस्तों कंक्लूजन पर आते हैं, उपसंहार पर। तो फिर से याद करो कि द बोरिंग कंपनी एलन मस्क के एक ट्वीट से जन्मी हुई कंपनी, जिसने धरती के नीचे एक इंकलाब की फाउंडेशन रखी। हॉथॉर्न के छोटे से गड्ढे से शुरू होकर लास वेगास की चमकती टनलों तक, इसने ट्रैफिक की जकड़न को कड़ी चैलेंज दी, कड़ी चुनौती दी। प्रूफ ऑफ मशीन की गर्जना, नॉट ए बोरिंग फेस्टिवल और वैश्विक महत्वाकांक्षाएं जैसे दुबई से सऊदी अरब तक, इन सारी चीजों ने हमें दिखाया इस कहानी में कि टनल केवल मिट्टी की नलियां नहीं बल्कि भविष्य के रास्ते हैं। आलोचनाओं और रुकावटों, बाधाओं के बावजूद एलन मस्क और स्टीव डेविस की टीम ने अपनी दृढ़ता से असंभव को संभव बनाया। ये कहानी टनलों की नहीं थी, बल्कि इंसानी साहस की गाथा थी। और कुछ नया करके कुछ पाने के लिए जोखिम, साहस और दृढ़ संकल्प जरूरी दोस्तों होता है। जिंदगी में जरूर एक गहरा गोता लगाओ, शायद कुछ मिल जाए।